हेलो एवरीवन, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे पीजीटी हिस्ट्री की प्रिपरेशन को लेकर। आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो और किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और किन चीज़ों को आप थोड़ा सा इग्नोर करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हो। आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे और कोशिश यही करेंगे कि आपके सारे डाउट फुलफिल किए जा सके, लेकिन अगर कुछ रह जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पहले अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप एलिजिबल हो उस पोस्ट के लिए या नहीं, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो पीजीटी टीचर का यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इसकी फुल फॉर्म ये होती है। और पीजीटी टीचर के लिए आपको आपकी मास्टर्स कंप्लीट होनी चाहिए और प्लस आपका बीएड भी कंप्लीट होना चाहिए। जो भी आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट का मतलब ये है कि आपका रिजल्ट बिल्कुल आ चुका हो, आपकी डिग्री कंप्लीट हो, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि मास्टर विदाउट बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो विदाउट बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दो कंडीशनों पे। दो कंडीशन कौन सी? पहला आपका या तो आपके 12th में, आपकी ग्रेजुएशन में और आपकी मास्टर्स में, तीनों में आपका फर्स्ट डिवीज़न हो, ठीक है। फर्स्ट डिवीज़न का कहने का मतलब है कि आपका 60% मार्क्स होने चाहिए 12th में और ग्रेजुएशन में और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में, तब आप एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि आपने या तो पीएचडी किया हो उस कंसर्न सब्जेक्ट में, जैसे कि हम पीजीटी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो आपने इसमें पीएचडी किया हो तब भी आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। और फिर आपको 3 साल का टाइम पीरियड दिया जाता है, उसी टाइम में आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करनी होती है और तब आपको आपका जो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे फुलफिल किया जा सकता है, ठीक है। तो डिवीज़न आपको बता दिया और ये भी बता दिया कि पीएचडी अगर आपके पास होगी तो ही आप पीएचडी होल्डर जो होते हैं उन्हें अलाउ किया जाता है। प्लस अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके तीनों 12th ग्रेजुएशन और पीजी तीनों में अगर आपके 60% परसेंटेज है यानी कि फर्स्ट डिवीज़न है, तो आप एलिजिबल हो जाते हो विदाउट बीएड अप्लाई करने के लिए। और जो बच्चे बीएड नहीं किए और जो बच्चे कर चुके हैं उनके लिए तो क्राइटेरिया 50% का ही मार्क्स का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें तो ये हो गया। फिर दूसरी चीज़ जो बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है वो सीटेट। तो सीटेट पीजीटी टीचर के लिए सीटेट नहीं, अभी तक तो नहीं डेवलप किया गया है, तो अभी तक कोई सीटेट वगैरह नहीं मांगा जाता। लेकिन जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी तो उसमें कहा गया है कि पीजीटी लेवल के लिए भी एक सीटेट प्रिपेयर किया जाएगा। तो होप सो अभी तक आपको कोई ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती, तो इसलिए इसमें सीटेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन के बारे में, तो एज आपका बात जनरल वालों के लिए 36 ईयर्स के हैं और ओबीसी और एससी एसटी को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। यहीं अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी के तो उन्हें 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है और जो एसटी कैटेगरी के होते हैं उन्हें 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी का जो कैटेगरी के होते हैं यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनको मिलता है 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन। और अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी ओबीसी में होता है तो वो 13 ईयर्स का होता है और अगर एससी या एसटी से बिलोंग करता है तो उसे 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। अभी तक वुमेन्स को जो रिलैक्सेशन दिया जा रहा था उसके जैसे कि आपको पता ही है, अभी रिसेंट में जो केस हुआ था उसमें वुमेन्स को रिलैक्सेशन नहीं दिया गया था, लेकिन लोगों ने कोर्ट केस किया और फिर बाद में उन्हें अलाउ कर दिया गया। लेकिन डीएसएसबी क्या करता है क्या नहीं करता ये उसी पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि वो कब अपनी पॉलिसीज चेंज कर लेता है हमें खुद भी नहीं पता होता। तो सबसे पहले अब हम बात कर रहे हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो एग्ज़ाम पैटर्न में आपका ऑनलाइन मोड पे एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होता है जिसमें कि आपका नेगेटिव मार्किंग 2.5, यानी कि अगर आप अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर और 2 टीयर्स में एग्ज़ाम होता है आपका। 2 टीयर्स का मतलब है कि पहले आपका फर्स्ट पार्ट होता है, दूसरा फिर आपका सेकेंड पार्ट होता है। एग्ज़ाम सेम डे होता है, उसी टाइम होगा, लेकिन पहले आपको फर्स्ट पार्ट करना हो और फिर आपको सेकंड पार्ट, ठीक है। तो पहला आपका होता है जनरल पार्ट जो कि सबका सेम है, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो या डीएसएसबी जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराता है उन सब में फर्स्ट पार्ट सबका सेम होता है। और यही बात करें सब्जेक्ट कंसर्न का, तो सब्जेक्ट कंसर्न में आपके सब्जेक्ट से 200 क्वेश्चंस आते हैं और उसे आपको क्वालिफाई करना होता है। और क्वालिफाई होने के लिए
जनरल वालों के लिए 40% का क्राइटेरिया है, ओबीसी के लिए 35 और एससी एसटी के लिए आपका 30%। और यहीं अगर बात करें जो पीडब्ल्यूडी के लिए होता है उसका भी 35% ही और 30% ही रिलैक्सेशन दिया जाता है। क्वालिफाई का मतलब ये है, आप एक चीज़ जान लीजिए कि आपको इतने मार्क्स तो लाने ही लाने हैं कट ऑफ में लड़ने के लिए, ठीक है। अगर आपके 300 में से 40% मार्क्स आ जाते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हो कट ऑफ में आगे कंटिन्यू करने के लिए जनरल वालों के लिए। ओबीसी के लिए 35 का क्राइटेरिया है यही, और एसटी वालों के लिए जो है एससी एसटी के लिए 30 का क्राइटेरिया है, ठीक है। तो सब्जेक्ट 1 में आपका अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट 1 में आपकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं, पहला हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और आपका जीके और करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये सारा अच्छा खासा लेवल का पूछा जाता है, लेकिन आप इसके लिए कैसे तैयार करेंगे मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगी, ठीक है। और सभी 20-20 मार्क्स के होते हैं तो अपने आप में अच्छा वेटेज घेरते हैं सब। और जनरल पार्ट आपका 100 मार्क्स का होता है, यही सब्जेक्ट कंसर्न आपका 200 मार्क्स का होता है, जिसमें कि पेडागोजी भी आपकी इंक्लूडेड होती है 20 मार्क्स की, ठीक है। कई बार डीएसएसबी वाले इससे कम मार्क्स की भी 10 नंबर की भी पेडागोजी पूछ लेते हैं, लेकिन अगर ऑल ओवर देखें तो 10 से 20 मार्क्स की आपकी पेडागोजी होती है और 18 से 180 से 119 तक आपका जो सिलेबस होता है उससे पूछा जाता है। यही बात करें तो मैंने आपको बता दिया 3 इयर्स का टाइम होता है, यानी कि 180 मिनट्स, और क्वेश्चन आपके 300 होते हैं। स्ट्रैटेजी की अगर बात करें हम तो स्ट्रैटेजी में आप सबसे पहले देखिए, मेन जो मैं देखती हूँ वो बच्चे जनरल पार्ट पे फोकस नहीं करते। जनरल पार्ट पे क्यों? क्योंकि उन्हें ये चीज़ पता होती है कि हमें क्वालिफाई तो करना नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, हम अपने सब्जेक्ट पे ही फोकस। तो एक बात मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट अगर आप एनसीईआरटी अपनी ग्रेजुएशन की बुक रट भी जाओगे ना, मतलब एक एक पन्ने को भी पढ़ जाओगे, तब भी आप सब्जेक्ट में इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते अगर आप पेपर 2 में और पेपर जो जनरल पेपर में मेहनत नहीं करते तो, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है के लिए कि आपको फर्स्ट पार्ट में भी उतना ही फोकस करना है जितना कि सेकंड पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट में आप कैसे फोकस कर सकते हो मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, डीएसएसबी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है, चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर के हों, चाहे वो इंजीनियर्स के हों, चाहे वो, क्योंकि डीएसएसबी डिपार्टमेंट ही पूरे दिल्ली के एग्जाम्स का है, ठीक है। नॉन टीचिंग एग्जाम्स भी होते हैं, लेकिन एक चीज़ इसकी जो मुझे बेहतर लगती है, इसमें सारी चीज़ें बहुत कॉन्फ्लिक्ट हैं हर चीज़ में, लेकिन ये जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराता है उनका जनरल पेपर सबका सेम लेता है, चाहे वो नर्सरी लेवल का हो चाहे वो हायर एजुकेशन का हो, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि जनरल पेपर के लिए आप क्या करें कि प्रीवियस ईयर पेपर कोई भी मिलते हैं, टीचिंग स्टाफ वाले मिलते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ वाले मिलते हैं, जो भी मिलते हैं सब प्रीवियस ईयर पेपर कर डालिए जनरल पेपर के लिए। कोई प्रैक्टिस बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वही खरीदिए जनरल पेपर के लिए, ठीक है। क्योंकि इतने सारे पेपर्स हैं, बहुत सारे पेपर्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप ऑल प्रीवियस ईयर पेपर जो आपके होंगे उन्हें मतलब इतने अच्छे से टॉपिक कर लेना है ना कि आपको क्वेश्चन देखते ही ये समझ में आना चाहिए कि हाँ ये मेरे को आता है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें सब्जेक्ट कंसर्न में आपके, तो सब्जेक्ट कंसर्न में देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसी है, क्योंकि हिस्ट्री अपने आप में एक वास्ट पार्ट होता है और आप कितना भी पढ़ लीजिए तो थोड़ी चीज़ें छूट ही जाती हैं। तो आप इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं, 6 to 12 एनसीईआरटी आपको मतलब इस तरीके से कर लेनी है ना कि आपको उनके एक एक पेज का भी पता होना चाहिए कि इस पेज पे क्या लिखा है, इस तरीके से। और मैं मानती हूँ कि अगर आप थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ज़रूर होगा और आपको इम्प्रूवमेंट खुद दिखने लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन प्लस पीजी। देखिए, ग्रेजुएशन और पीजी अगर आप एनसीईआरटी इतना फॉलो कर लेते हो ना तो आपको ग्रेजुएशन और पीजी की बुक्स में तो डिफ़िकल्टी होगी ही नहीं, क्योंकि एक जैसे हम नर्सरी में पढ़ते हैं, नर्सरी में हमने सीखा का खागा, ठीक है। फिर हमने हायर जो फर्स्ट में आए तो फर्स्ट में हमने सीखा का और बा कब होता है, ठीक है। तो ये भी इसी तरीके का होता है, ठीक है। तो 12th तक अगर आप चीज़ें कर लेते हो तो आपको आगे की चीज़ें करने में आसानी होती है, क्योंकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी खासी बन जाती है। अगर आपको का से कबूतर ही नहीं पता तो का बा कब कैसे पढ़ोगे, ये चीज़ याद रखिए, ठीक है। तो आपको ग्रेजुएशन की जो बुक्स हैं और पीजी की जो बुक्स हैं उनमें डिफ़िकल्टी नहीं होगी अब अगर आप इस पर फोकस कर लेते हो। अब एनसीईआरटी में भी 2 तरीके की एनसीईआरटी होती है। 2000 पहले से की जो एनसीईआरटी है वो हमेशा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे थी, लेकिन अगर जो 2000 के बाद की जो एनसीईआरटी है उनमें अंडरस्टैंडिंग
जो वो ज़्यादा दे रखी है। तो आप दोनों बुक्स अपने पास रखिए और कोशिश कीजिए कि चीज़ें जितनी ज़्यादा रिवाइज हो सके उतना ज़्यादा रिवाइज कीजिए। पहले अपना सिलेबस पता कीजिए, फिर अपना चीज़ों को जितना हो सके उतना पढ़ते जाएं हैं, और तैयारी नहीं रोकनी एग्ज़ाम के लास्ट डे तक भी, ठीक है। इस तरीके से तैयारी करनी है। जो प्रिपरेशन आपकी आज से शुरू होगी वही उसी तरीके से प्रिपरेशन आपको लास्ट डे तक करनी है, ठीक है। क्योंकि बीच में कई बार होता है कि एग्ज़ाम डिले हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो बच्चे ढीले पड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं, आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। अगर आप कंटिन्यू रखोगे तो इंशाल्लाह आपको, मैं सच कह रही हूँ कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका सिलेक्शन कब हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़, रिवीजन। देखिए, कोई भी चीज़ आप पढ़ते जा रहे हो लेकिन उसे रिवाइज नहीं कर रहे, तो वो चीज़ आपके माइंड में सेट होगी ही नहीं। ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हो और अगर आप उसे रिपीट नहीं करते तो थोड़े टाइम बाद वो आपके माइंड से स्किप हो जाती है। तो ज़रूरी है जो भी आप पढ़ते हैं उसे दिन में, रात के टाइम आपको रिवाइज ज़रूर करना है। एनी हाउ, मतलब चाहे आप दिन में एक चैप्टर करें चाहे आधा करें, लेकिन सोते टाइम जो करा है ना उसे रिवाइज ज़रूर करना है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें टाइम, देखिए DSSB में सारा खेल टाइम का ही है, क्योंकि अगर आपने टाइम को मैनेज कर लिया तो आप निकल जाएंगे। अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए तो आप रह जाएंगे, क्योंकि जब एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर होता है ना, और जब वो टिक 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 आगे बढ़ता रहता है, टाइम माइनस में चलता रहता है, तब दिल की उस चीज़ को मैनेज करना अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट अपना घर से ही, जब भी आप प्रैक्टिस सेट देने बैठोगे तो आपको ये फील होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में ही बैठे हो, और पूरा माहौल उस तरीके से, सबको मना कर देना कि अभी रूम में टेस्ट दे रहा हूँ या टेस्ट दे रही हूँ, अभी कोई मत आना। या फिर अगर आप जॉइंट फैमिली में किसी भी एक ऐसी जगह टेस्ट दीजिए जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, जहाँ आप थोड़ा पूरा इस तरीके से टेस्ट दीजिए कि आपको एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर फील होना चाहिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस पे बहुत फोकस कीजिएगा, और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जितनी भी ये चीज़ बता रही हूँ ना, उनमें सबसे ज़्यादा काम की जो चीज़ है वो टाइम मैनेजमेंट है, क्योंकि आप कितना पढ़ते हो इससे मतलब नहीं है, आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हो ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अपने टाइम मैनेजमेंट अगर अच्छा रखोगे तो इंशाल्लाह आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। अगर टाइम मैनेजमेंट खराब होगा, मैंने कितने स्टूडेंट्स को ऐसा देखा है जिन्होंने बुक रट डाली, ठीक है। रटने का मतलब उन्हें ये भी पता था इस पेज नंबर पे ये अकबर कहाँ लिखा है, ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट ख़राब होने की वजह से उनका सिलेक्शन रुक गया। तो इसलिए बार बार ही कह रही हूँ, टाइम मैनेजमेंट DSSB में बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो घर से ही अपना टाइम मैनेजमेंट करके जाइए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तीसरी चीज़, प्रैक्टिस सेट। देखिए, प्रैक्टिस, ये कहावत भी है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो जितना आप प्रैक्टिस करते हो, जितना आप चीज़ों को पढ़ते हो, इंशाल्लाह आप बेहतर होते जाते हो, चीज़ों में आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देने लग जाती है। तो ज़रूरी है आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, और कोशिश कीजिए कि जो भी आप पढ़ते हैं उन्हें आप थोड़ा क्वेश्चन फॉर्म में देखिए, और थोड़ा ना, जब पूरा पढ़ लिया रात के टाइम पे 5-10 मिनट निकालिए और थोड़ा सा रिवाइज़ कीजिए कि आप आज आपने क्या क्या पढ़ा है। रिवाइज़ इन द सेंस कि अगर आपने कोई स्टोरी पढ़ी है तो अकबर के बारे में पढ़ा है, अकबर की पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ा, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि उसके टाइम पे क्या क्या पॉलिसीज़ थी, कैसे थी, क्या था, अकबर कैसा शासन चाहता था, या फिर उसके जो सराउंडिंग्स थी वो कैसी थी। तो ये सब चीज़ों को भी आपको ध्यान और को रिलेट करते हुए चलना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो आपको जैसे कि पता ही है कि PGT हिस्ट्री में आपका एंशियंट, मेडिवियल, मॉडर्न और आपका वर्ल्ड, चारों से आपका अच्छा खासा लेवल देखने को मिलता है। कभी आपका मॉडर्न से ज़्यादा पूछ लेते हैं तो कभी आपका वर्ल्ड से, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी 2 सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस देना है, चाहे एक तो वर्ल्ड हिस्ट्री, दूसरा आपको मॉडर्न हिस्ट्री। इन्हें तो आपको इतने अच्छे से कर लेना है कि क्योंकि इनमें से ना बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चन आंसर आने की, ज़्यादातर जितना मैंने देखा है चीज़ों को उतने उस हिसाब से बता रही हूँ कि मॉडर्न और वर्ल्ड दोनों ही अच्छा खासा वेटेज घेरते हैं PGT हिस्ट्री में। और एंशियंट और मेडिवियल जो होता है उसमें थोड़ा सा आप अगर थोड़ा डिले भी करोगे चीज़ों को तो आपके साथ चल जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ। और लेकिन जो मॉडर्न वाले चैप्टर्स हैं ना, मॉडर्न और वर्ल्ड वाले, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और कोशिश करनी है कि आपका सारा कुछ सही हो जाए। तो यहाँ ये वीडियो हमारी ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना, और मैंने कोशिश तो की है कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूँ, लेकिन अगर कुछ रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे कमेंट का रिप्लाई कर सकूँ। और प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।